हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 7। चैप्टर का नाम है मुग़ल साम्राज्य। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे। और पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के जो मुग़ल शासक आए थे उनके बारे में। जो मध्य कालीन में भारत की स्थिति थी, उस समय इतनी डिफ़िकल्ट स्थिति थी कि उस समय एक ही राजा का लंबे समय तक शासन करना मुश्किल था। जो सभी राजा थे पहले, मुग़लों से पहले, सभी को ये लगता था कि इनके ऊपर जो है राज करना लंबे समय तक ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन मुग़ल राजा जो थे उन्होंने इन सभी राजाओं से डिफरेंट होकर उनसे हटकर एक अलग अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने वह कार्य पूरा किया था जो अब तक ऐसा लगता था लोगों को कि ये हो नहीं पाएगा। मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग थे, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग थे, सबके अपनी अपनी अलग अलग राय होती थी, तो उनके ऊपर एक मतों का शासन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मुग़लों ने ऐसा कर कर दिखाया था। और जो भी ये 16वीं शताब्दी के मिड में आए थे, 16वीं सदी के मिड में भारत आए थे ये, और इन्होंने 17वीं सदी आते आते लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और ये हमारे देश में जो है, भारत में एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी संस्था स्थापना करके गए थे, एक ऐसी विचारों की धरोहर छोड़ कर गए थे जिनसे आज के व्यक्ति भी और उनके बाद आने वाले जो राजा थे वो भी, और आज के जो हम वर्तमान में जी रहे हैं वो भी, इन सभी विचारों से और उनके पश्चात जो ये धरोहर रही थी उससे हम अपने आप को अछूता नहीं रख पाए हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस लाल किले पर से अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वो मुग़लों का ही निवास स्थान हुआ करता था उस समय पर। तो ये मुग़लों की ही धरोहर थी लाल किला हमारे लिए, जिससे प्रधानमंत्री हमें संबोधित करते हैं आज भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। अब हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानते हैं कि मुग़ल कौन थे। ठीक है, मुग़ल जो थे वो दो महान शासक थे, उनके वंशों के वंशज थे ये। और दो शासकों के वंशज कैसे थे ये? इनकी जो माता थी वो मंगोल शासक चंगेज़ खान थे, उनकी वंशज थी, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर ही राज करते थे। उनकी वंशज थी इनकी माता, यानी कि ये माता की साइड से तो मंगोल शासक के वंशज थे, और पिता की तरफ से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की जो है वहाँ के शासक थे तैमूर, उनके वंशज थे तैमूर की मृत्यु जो थी वो 1404 ईस्वी में हुई थी। लेकिन ये अपने आप को मुग़ल ही कहलवाना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि जो चंगेज़ खान थे उनकी जो स्मृति है वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित। चंगेज़ खान की वजह से जो है सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार हो गया था, और ये स्मृति जो है मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। जो मुग़लों के प्रतियोगियों थे उज़्बेक, उनसे संबंधित थी ये। और दूसरी तरफ जो मुग़ल थे, मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर एक गर्व अनुभव करते थे। ये क्यों ज़्यादा गर्व अनुभव करते थे? क्योंकि इनके जो महान पूर्वज थे, तैमूर था जो इनका पूर्वज, उसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इन्हें मुग़ल कहलाना ज़्यादा पसंद था और ये मुग़ल होने पर भी गर्व करते थे। और अब इस पिक में आपको दिखाया गया है तैमूर है, और तैमूर के पास जो है दाहिनी तरफ मरीन शाह हैं। मुग़ल सम्राट जो थे, सबसे पहले मुग़ल सम्राट थे बाबर, उनके लकड़दादा हैं, और उसके बाद इनकी दादा बैठे हैं अब्बू सैद, और तैमूर की बाई ओर जो हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा हैं, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। और तैमूर की दाहिनी और तीसरी और चौथे पांचवें व्यक्ति जो हैं वो मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और उसकी दाईं ओर मतलब तैमूर की दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब हैं। तो ये इस टाइप से आपको मुग़ल शासक दिखाए गए हैं इस पिक में।
इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया था। तो इन्होंने अपना ये चित्र इनका वंशावली है, इसमें सब वंश के सभी राजा इसमें दिखाए गए हैं, मुगल वंश के। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। चित्र एक को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो अभी हमने देखी थी। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था। 1526 से 1523 के बीच में जब बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा थी। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, मतलब उन्हें अपने पिता की तरफ गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था कब्जा? 1504 में। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था और दिल्ली और आगरा पर अपने कब्जे में कर लिया था। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? देखते हैं ज़रा। मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे अफ़गान जो थे उस समय मुगल सत्ता के लिए खतरा थे मुगलों में, और ओहम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिखों के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया था? ये सब हम अभी पढ़ेंगे इस तालिका में। तालिका है मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर, सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में और 1530 तक ये आए थे। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था इन्होंने। 1527 में खानवा में का युद्ध हुआ था, उसमें राणा संगा राजपूत राजाओं उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ था, उसमें राजपूतों को हराया था। और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था, मतलब मुगल साम्राज्य की जो जड़ें थी इन्होंने मजबूत कर दी थी। इनके बाद इनके बेटे आए थे हुमायूं, बाबर के बेटे थे ये। 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक इनका शासनकाल था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया था और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला था। उसके भाई था मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया था, 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में कन्नौज में हराया था। इन्होंने पराजय से उस ईरान की ओर भागने का लिए बाध्य कर दिया था, मतलब हुमायूं जो था वो पराजय होकर ईरान की ओर भागने लगा था। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली थी। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, परंतु इससे अगले वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। 1556 से 1605 तक 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बने थे। अकबर कौन थे? हुमायूं के बेटे, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और उस समय केवल इनकी आयु 13 वर्ष की थी। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से लेकर 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया था इन्होंने। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए थे। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए थे, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए थे।
और विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया था इनके शासन उसमें साम्राज्य में। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम जो थे वो आगे चलकर जहांगीर के नाम से साम्राज्य पर बैठे थे। अब आते हैं जहांगीर, अकबर के पुत्र। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। इसके बाद सिक्कों, अमोर, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए थे, शाहजहां ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया था और जो असफल रहे। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो थे वो जहांगीर के पुत्र थे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे थे। अफगान अभिजात खान जान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बलका पर कब्जा करने के लिए उपजगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधा सफ़ाविदों के हाथ में चला गया था। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया था और बाजीपुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। दारा शिकोह कौन थे? औरंगजेब के, शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे और 658 से 1707 तक इनका शासनकाल रहा था। 1663 में उत्तर पूर्व में ओहमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया था और उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को स्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मतलब उनके बीच में मुगल जो है हस्तक्षेप करने लगे थे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ करने में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था। शिवाजी जो थे वो मराठे आ चुके थे और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए थे। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापमार पद्धति का उपयोग कर रहे थे उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, स्तनामियों, उत्तर पूर्व में ओहमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। और अब इसमें आपको ये मैप दिखाया गया है। इसमें अकबर के ये राज्य हैं: काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लोहार,
लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा। तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं। अब आते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मतलब उस समय पुत्र के पिता के मरने के पश्चात राजा कैसे बनते थे। मुगल जो था ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हो। ऐसा नहीं होता था कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र जो होता था वही राजा बनेगा। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। मतलब मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जैसे कि उत्तराधिकार का विभाजन जो है समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, सबको बराबर बराबर संपत्ति मिलेगी। और जो ऊपर हमने तालिका पढ़ी थी उसमें मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा आपके अनुसार उत्तराधिकार को कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहदायत? आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के जो थे अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? मुगलों ने उन शासकों के साथ विरुद्ध लगातार अभियान किए थे जिन्होंने उनकी सत्ता को नहीं स्वीकारा था या स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो उन्होंने अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता जो है स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो मुगल जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और अब उनका साम्राज्य पूरे भारत में फैलने लगा था। राजपूत जो हैं वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए थे, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था मुगलों का। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो थे वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे थे, पर जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उनकी जागीरें जो थी, मतलब जो भी उनके वतन थे, उनका देश था, वो उनके रूप में वतन जागीर के रूप में वापस कर दी थी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से जो थे मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा गए थे। मतलब क्या था कि जब वो उन्हें पराजित कर देते थे, लेकिन पराजित करने के बाद वो उन्हें अपमानित नहीं करते थे, और इसी वजह से मुगल भारत जो थे वो अपने शासकों पर, भारत के अन्य शासक जो होते थे उन पर और सरदारों पर अपना प्रभाव छोड़ गए थे। इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन होता था। शिवाजी जो थे वो मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ था? इसका परिणाम क्या हुआ था कि शिवाजी ने जो है अपने आप को स्वतंत्र साबित कर दिया था और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अभियान चलाए थे। अब है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। शुरू में ज़्यादातर सरदार जो थे वो तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित कर लिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्होंने कई मनसब यानी कोई सरकारी नौकरी अथवा हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी। इसमें पद, वेतन या सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण इस बात पर जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार जो थे अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में ही पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकरों के उनके लेकर करते थे
जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। मतलब वो लोग कहीं और रहते थे और अपना जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए नौकर रखते थे, और वो नौकर तो राजस्व एकत्रित करते थे, और ये जो राजा होते थे ये कहीं और सेवारत होते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब जो था प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, यानी कि राजस्व अधिक होना चाहिए लेकिन वो कम होने लगा था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसका कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते थे कि वे इतना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया जो था या स्थानीय सरदार जो थे उनके माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब वो जो है अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 1570 से लेकर 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। टोडरमल को जो है अकबर ने अपना राजस्व मंत्री रख लिया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व जो है निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक उत्तराधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। मतलब क्या था कि जो ये उनका निरीक्षण कार्य था ये सभी जगह हो गया था, प्रांतों में संभव लागू हो गया था, लेकिन गुजरात और बंगाल में संभव नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विरोध कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 7वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अब है अकबरनामा और आईने अकबरी। ये 2 पुस्तकें हैं जो अकबर के लिए लिखी गई थी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्बुल फजल को आदेश दिया था कि वह उसके शासनकाल का एक इतिहास लिखें। अब्बुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था और इसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था। पूर्वज कौन थे अकबर के? बाबर, हुमायूं, तैमूर, है ना। और दूसरी तरफ अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण था, मतलब दूसरी में। तीसरी जिल्द थी आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा था। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन था। आईने अकबरी का सबसे ये रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वर्णन। मतलब अब्बुल फजल ने जो है वो सब कुछ लिखा था उसके समय के बारे में, अकबर से रिलेटेड जो भी था। अब है अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने ही निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अब्बुल फजल की अकबरनामा और विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। ये 2 पुस्तकें थी जो अब्बुल फजल ने लिखी थी और इसमें अकबर का इतिहास मिलता है। अब्बुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था।
सूबों के प्रशासक जो थे वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी कौन होते थे? सैनिक वेतन अधिकारी। और सदर, धार्मिक और धर्मार्थ के लिए जो कार्य करते थे, धर्म के लिए कार्य करने वाला मंत्री। फौजदार होता था सेना नायक। कोतवाल होता था नगर का पुलिस अधिकारी, जो नगर में डिसिप्लिन वगैरह देखता था। अब है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। महरी निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार रहती थी और उसको समय समय पर अपना सहयोग भी देती थी। नूरजहां के समय में सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के डलवाए थे और इसमें सिक्कों में एक तो उसकी एक तरफ लिखा रहता था उसके स्वयं के खिताब का उत्कीर्ण था और दूसरी तरफ लिखा रहता था रानी बेगम नूरजहां के सम्मान में गढ़ा हुआ। यहाँ पर एक फरमान है ये जो नूरजहां ने लिखा था। इसमें जो ये चौकोर मोहर है ये क्या बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये चौकोर मोहर है और ये गोल मोहर है। इनके द्वारा जो बताया गया था रानी ने फरमान में लिखा था वो। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व भी खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। मतलब अब सब लोग अपने बारे में सोचने लगे थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों, जेसुइट यानी पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जो जरदुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू करते थे। यह चर्च जो थी इबादत खाने में शुरू हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए थे। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के निर्णयों में अंतर नहीं करती थी। मत अंधता क्या होती है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए इसे स्वीकार कर लिया जाए। मतलब जो अपने धर्म में विश्वास करते थे, जो उनके बड़े होते थे, गुरु होते थे या मतलब उन्हें शिक्षा देने वाले होते थे, अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उस पर बिना प्रश्न उठाए उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये एक पिक है जिसमें इबादत खाने में अकबर बैठे हुए हैं और विभिन्न धर्मों के लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कई तरह के हैं। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। सुलह कुल मतलब कुल में सुलह यानी कि शांति, सब जगह शांति की व्यवस्था थी। और अबुल फजल ने जो है इसमें अपने विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के सिद्धांत को जहांगीर के शाहजहाँ ने भी बनाया था। इसी सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया। सुलह कुल की नीति क्या थी ये इसमें लिखा गया है और आप चाहें तो इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। अकबर ने जो है संस्कृत ग्रंथों में के फ़ारसी में अनुवाद करवाए थे और इस उद्देश्य तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना भी बनवाया था
यह अनुवाद ब्यूरो बनवाया था। मकतब खाना जहाँ पर मतलब अनुवाद किए जाते थे। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ थे संस्कृत के। और रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन इस पुस्तक में किया गया है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हो गई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धन देश बनाया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा था, परंतु यही यात्री जो थे इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर विस्मित रह गए थे। सामाजिक असमानताएं जो थी वो साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के बाद 20वें वर्ष के दस्तावेज़ों में पता चला कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या थी। 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट जो थे और उनके मनसबदार आय का बहुत बड़ा भाग और वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों किसानों को लाभ होता था, लेकिन वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार जो था इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक बलशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई थी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। अब इनमें से कुछ नए वंश स्थापित हो गए थे और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया था। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, तभी 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। अकबर जो था एक बहुत ही अच्छा सम्राट था और बहुत ही अच्छा शहंशाह था। उसने जोधा बाई से शादी की थी, जो एक राजपुताने घर की लड़की थी, और दीन इलाही धर्म चलाया था। ये अकबर के बारे में काफ़ी कुछ है डिटेल में, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।